CS जो है वो एक क्वालिफिकेशन वाला कोर्स है, मतलब इट इज़ लाइक वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब। ओके। तो उसमें एग्ज़ाम सिलेबस में बहुत सारी चीज़ कवर होती है, जैसे सारे लॉज कवर होते हैं कि जितने भी अपने लॉज है वो सारे कवर होते हैं। रेगुलेटर्स जो कॉर्पोरेट लॉज है, सेबी है, कंपनी लॉ है, फिर अपने मैन्युफैक्चरिंग लॉ जो होते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वाले लॉ होते हैं। हाँ, तो एक स्टूडेंट को ऐसे सब जगह से तैयार आर ऑन एम्प्लॉय समवेयर। मैंने जो बताया कि उनको जो सेल्स एजेंट होंगे उनको बहुत सारे सेल्स टारगेट होंगे, उनको एक प्रेशर होगा, बिल्ड होगा कि भाई ये करना है, करेक्ट। तो फाइनेंस सेक्टर में मुझे ऐसा लगता है कहीं कहीं उनको अचीव करने के लिए मिस सेलिंग होता होगा। आज उनको बोलेंगे कि भाई तेरे को ये टारगेट अचीव करना है, तो वो कहीं पे जाके मिस सेल कर लेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं मोनीश जोशी एंड वेलकम टू द TCC द चैट कार्ड। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं उनका नाम है हेमंत विजय पंड्या। बाय क्वालिफिकेशन ही इज़ अ CS कंपनी सेक्रेटरी एंड LLB. By profession he works as a director in the compliance, legal and the company secretary at the JM Financial Credit Solution Limited, the NBFC arms of the JM Financial Group. So instead of wasting the time, let's start a podcast with the one and only Hemant Vijay Pandya. Thank you. Hemant Pandya sir, कैसे हो आप? बस ठीक हो मोनिश भाई, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। एंड आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर। सर थैंक यू, पहले तो आप हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बने। ये आज हमारा सेकंड पॉडकास्ट है एंड हम एक ऐसे ही गेस्ट ढूंढ रहे थे जिससे हम इंस्पायर्ड हो, जिससे लोग भी इंस्पायर्ड हो। और हमने आपके बारे में पढ़ा है, काफ़ी CS स्टूडेंट्स आपसे काफ़ी इंस्पायर्ड है। सो वी हैड अ ग्रेट अप्रोच। तो इसलिए लेकिन हमने देखा सर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हो, so it was very tough for us to approach. Correct. But then too we got an opportunity. So thank you sir for coming to our podcast. थैंक यू मोनिश भाई, मुझे आपने ये अपॉर्चुनिटी दिया है यहाँ पे आने का। और मुझे एक चीज़ आपको बताना है कि आपका ये सेटअप बहुत ही अच्छा है। मुझे इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के। पहले तो मैं थोड़ा नर्वस था जब घर से निकला कि ये पॉडकास्ट में जाऊँगा। मैंने आपका फर्स्ट पॉडकास्ट देखा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा, कैसे होगा यहाँ पे। बट व्हेन आई केम हियर, मैंने आपको देखा, आपसे बात की, ये सब सेटअप देखे तो मुझे ऐसा लगता है मैं घर पे ही हूँ और मैं आराम से यहाँ पे बैठा और आपसे बात कर रहा हूँ। और आपने जो मुझे बताया कि हाँ मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, तो यस मैं बहुत फेसबुक पे मैं नहीं हूँ, मैं इंस्टाग्राम में अभी भी आया हूँ, मैं लिंक्डइन में हूँ बट मैं ज़्यादा उसमें भी एक्टिव नहीं हूँ। सो देयर आर सब रीजंस उसके पीछे जो मैं नहीं हूँ। पहले मैं एक टाइम पे हुआ करता था, तो अभी नहीं हूँ। सो ऐसा है। So like being a part of a big company, an NBFC, like you went to a big post, आप एक डायरेक्टर लेवल पे हो। like आजकल अगर हम देखें तो अगर कॉर्पोरेट इंडस्ट्री की बात करें, each and every person is very much active in social media. like LinkedIn is one of the biggest part. सोशल मीडिया का एक ज़्यादा हिस्सा है कॉर्पोरेट लाइफ के लिए। सर आप what is the reason that you are not there into Facebook and Instagram? like you don't like it, आपको पसंद नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, और else you are not interested only? मिक्सचर ऑफ रीजंस, यू नो व्हाई आई एम नॉट देयर। मैं क्यों नहीं हूँ, बहुत सारे रीजंस हैं। मोर पर्टिकुलर, पहला मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। मैं बहुत शाय हूँ। मुझे पर्सनल चीज़ मतलब मेरा जब फैमिली होता है कुछ पर्सनल लेवल का, आई डोंट शेयर मच विद जनरल पीपल, क्योंकि वो मैं आई थिंक वो मुझे खाली मेरे पास ही रखना है, अपने तक ही रखना है वो, क्योंकि मेरा हिस्सा है, मुझे सबसे डिस्कस नहीं करना है। मैं मेरे व्हाट्सएप स्टोरी पे भी मेरे फैमिली के फ़ोटोज़, बर्थडे के फ़ोटोज़ मैं रखता नहीं हूँ। मेरे व्हाट्सएप बैकग्राउंड पे या अपना वॉलपेपर पे भी कुछ फैमिली का होता नहीं है। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि फेसबुक एक टाइम पे जब वो क्रेज़ था, मुझे जब मैं कॉलेज स्टूडेंट्स था और ये सब स्टार्टिंग में जब था, तो वो टाइम पे मुझे क्रेज़ था, हुआ करता था। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोग को हक मिल गया है वहाँ पे एक अपना ओपिनियन देने के लिए। ओपिनियन ऐसा कि बिना जाने वो ओपिनियन, मुझे से बताओ मोनिश भाई, अगर मैं आपके बारे में कुछ राय देना है मुझे आपके बारे में, जब तक मैं आपको नहीं जानूंगा मैं क्या दे पाऊंगा? और जो मैं दे रहा हूँ वो गलत ही है। तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो मुझे जानते नहीं पर्सनली, मुझे कहीं पे सुना होगा, कोई लेक्चर पे सुना होगा, बट वो अपनी राय दे, अच्छी या बुरी जो भी है, जब तक मुझे नहीं जानोगे मैं कौन हूँ, आई डोंट थिंक कि वो कहाँ तक का सही राय रहेगा, कहाँ तक का ओपिनियन रहेगा। तो वो नहीं है। और तीसरी बात, टाइम मिलता नहीं मुझे। सुबह से हम लोग बिजी रहते हैं वर्क पर, घर पे थोड़ी पूजा करके मैं निकलता हूँ और फिर ऑफिस में पहुँच के फिर काम में हो जाते हैं, कॉल्स और ये सब चालू होते हैं, मीटिंग्स होते हैं। फिर रात को आके थोड़ा ट्रेन में जब आते हैं तो पढ़ लेते हैं, और फिर कहाँ ये सब में टाइम निकालूँ। तो अभी थोड़ा पर्सनल लेवल पे आई वांट टू ग्रो, तो अपने आप को अपडेट रखना है, तो वो सब में टाइम रखता हूँ। तो उसके लिए फिर ये भी मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे।
कई कबार मैं देख लेता हूँ इंस्टाग्राम, बट वो भी बहुत कम। सर यू आर पार्ट ऑफ अ बिग कंपनी, एक बड़े पोस्ट पे हो, बट यू आर वेरी डाउन टू अर्थ। लाइक मैंने आपसे पॉडकास्ट शुरू होने के पहले जो बातचीत की, आई वॉज लाइक आई एम टॉकिंग टू अ डायरेक्टर, सो आई वॉज लिटिल बिट लाइक फीलिंग शाई, आई वॉज नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट। बट आपने जो हिसाब से मुझे एक सपोर्ट दिया, एक हेल्प की, तो उसमें आई वॉज वेरी मच लाइक अब मैं कंफर्ट हो गया था। सर एक इतना बड़ा पार्ट होने, एक डायरेक्टर हो आप, बट देन टू यू आर डाउन टू अर्थ, लाइक यू आर ट्रैवलिंग इन ट्रेन, लाइक मैंने आपके बारे में पढ़ा है। ये डाउन टू अर्थ, इसके पीछे लाइक अगर हम आज के ज़माने की बात करें तो एक अगर किसी को एक बड़ी पोस्ट मिल जाती है, अगर यंगस्टर्स की हम लोग बात करें, एक ईगो क्लैश आ जाता है लाइफ में हर एक इंसान के, दैट दे आर इनटू अ बिग पोस्ट, समथिंग कुछ हो चुका है। बट हाउ आर यू डाउन टू अर्थ सर, इसका रीज़न क्या है? आपने बहुत एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो कहा वो सही है ना, कि लोग अगर कोई डेजिग्नेशन और ये सब आ जाता है तो उन लोगों को लगता है कि मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जहाँ पहुँचना अभी तक मैं पहुँचा नहीं शायद से। मैं आई एम ऑन द रोड जहाँ पे मुझे पहुँचना है, और मैं सही रास्ते पे हूँ, इतना मुझे पता है। रही बात कि डेजिग्नेशन से कुछ फ़र्क पड़ता है या डेजिग्नेशन से फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मैंने एक बुक पढ़ी थी रॉबिन शर्मा की, CEO विदाउट अ टाइटल। ओके। सो उन्होंने बताया था कि अगर आपको लीडर विदाउट अ टाइटल, सो इफ़ यू वांट टू बी अ लीडर, अगर आपको कोई लीडर बनना है तो क्या आपको CEO होना चाहिए, क्या आपको कोई डायरेक्टर होना चाहिए, कोई बिजनेस पार्टनर होना चाहिए, कोई बिजनेस टाइकून, तो ही आप लीडर बन पाओगे? आंसर वैसा नहीं है। लीडर तो कोई भी बन सकता है। लीडर के लिए कोई डेजिग्नेशन रिक्वायर्ड नहीं है। लीडर क्या करता है, वो अपने बारे में सोचता है, अपने लोगों के बारे में सोचता है, और चाहता है कि दोनों साथ में बढ़े आगे। करेक्ट। ट्रेन में मैं इसके लिए जाता हूँ कि मुझे ट्रैवलिंग में, आपको पता है मुंबई का ट्रैफिक कितना है, तो वो सब ट्रैवल करने का मुझे टाइम मेरा वेस्ट हो, उससे अच्छा मैं ट्रेन में हूँ। और मैं ट्रेन में कुछ अपने को टाइम मिलता नहीं है, तो ट्रेन में क्या कर सकते हैं, अगर खड़े रह गए तो कुछ गाना सुन लिया, खड़े रह गए तो कुछ भगवान का नाम ले लिया, बैठने को मिल गया तो कुछ पढ़ लिया, न्यूज़पेपर खुल के या बुक पढ़ के। मेरे बैग में एक बुक होता ही है। ओके। कुछ ना कुछ होगा, एक बुक तो होगा, भगवान का बुक होगा, नहीं तो कोई मैं नई बुक लिया होगा तो वही मैं पढ़ रहा हूँ। तो मैं कुछ ना कुछ तो पढ़ते रहता हूँ। मैंने देखा है बहुत सारे लोग अपने बोलते हैं ना, उसको मी टाइम बोलते हैं, अपने साथ रहने के लिए। तो मैंने देखे बहुत सारे लोग मोबाइल में कुछ मूवी देखेंगे, सुबह सुबह मूवी देखेंगे। मैं सोचता हूँ कि सुबह सुबह मूवी के अलावा हम लोग कुछ पढ़े, कुछ अपने लिए कुछ सोचे, अपने लिए कुछ करें, तो इट मेक्स अ डिफरेंस। तो ये है। और मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ। ओके। मैं जब जाता हूँ कहीं पे, मैं धीरे धीरे चलता हूँ। अभी मैंने एक नया शेड्यूल शुरू किया, बिकॉज मैंने एक टेस्ट करवाया था बीच में, ऑफिस से हम लोग को टेस्ट रहता है एवरी ईयर का। तो मैंने एक टेस्ट करवाया था, तो मुझे पता चला कि मेरा वजन थोड़ा ज़्यादा है। Okay. और मुझे पता चला कि मुझे फैटी लीवर का इशू है। तो मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि यू शुड डू सम एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, तो मैंने चलना शुरू किया है। ऑफिस से स्टेशन तक मैं चल के जाता हूँ, और मैंने थोड़े चेंजेस अपने लाइफ में लाए। तो यू नो आई ऑब्जर्व लॉट। तो मैं ये सब देखता हूँ, मुझे पता चलता है कि लोग क्या करते हैं, कहाँ पे है, और मैं कुछ किसको देख के लर्न कर लेता हूँ। अभी कल की बात है, मैं एक बंदे के वहाँ पे ग्रेटिट्यूड बुक वो ट्रेन में लिख रहा था कि आई थैंक टू दिस। एक ग्रेटिट्यूड बुक था, बैलेंस वर्क करके, बैलेंस लाइफ, टुवर्ड्स बैलेंस लाइफ करके वो बुक का डायरी था। और अपने आप हिसाब से वो ग्रेटिट्यूड बुक लिख रहा था कि आई थैंक यू माई दिस थिंग, समथिंग ही वॉज राइटिंग। फिर उसने उसका एक्सरसाइज किया तो उसने टिक मार्क किया, उसने उसका प्रेयर किया तो उसने टिक मार्क किया। तो ये सब मैं लर्न करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ देखो, लोग अपने लाइफ में कुछ चेंज, कहीं पे भी चेंज ला सकते हैं। तो वो मैं ऑब्जर्व करता हूँ। सो ऐसा है। What motivates you? एनीथिंग एंड एवरीथिंग। Okay. सो मैं कहीं देख लेता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वो मुझे मोटिवेट कर लेता है। मुझे एक छोटा बच्चे की स्माइल मोटिवेट कर लेती है। Okay. कि मुझे ऐसा लगता है कि वो कितना निर्दोष है ये बंदा। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि एनीथिंग कैन इंस्पायर यू। मोटिवेशनल के लिए ऐसा नहीं है कि आपको बुक ही पढ़ना है, कुछ भी करना है जो आपको मन करे कि हाँ इससे मुझे कुछ स्ट्रेंथ मिल रही है। करेक्ट। ये करने से, ये देखने से मुझे अच्छा लग रहा है। आई थिंक वो मोटिवेशन है। कुछ नया करने की उमंग जिस यहाँ पे आती है, वो मुझे मोटिवेशन है। और हाँ, मुझे एक चीज़ मोटिवेट जो करता है वो है बड़े लोगों का जीवन। मैं कहीं पे देख लेता हूँ, किसको देख लेता हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि यस, इनके पास कैसा है, मुझे इनके जैसे बनना है, मुझे इनके जैसे सीखना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो वो मुझे मोटिवेट कर लेता है।
आप कभी अपने आप को किसी से कंपेयर करते हो? कंपेयर तो अब सी ऑल आर ह्यूमंस, हम लोग ह्यूमंस हैं, Yes. कंपेयर तो होता ही है, कभी कभी कंपेयर हो जाता है। तो कंपेयर दो चीज़ से होती है मुझे, मैं कंपेयर करता हूँ तो डेजिग्नेशन वाइज, वर्क वाइज या पैसे वाइज कंपेयर नहीं करता हूँ, पर हाँ कंपेयर कर लेता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये बंदा यहाँ पे है तो मैं भी ऐसे कर सकता हूँ उनके जैसा, क्योंकि सबके पास 24 घंटे हैं, सबके पास सेम टाइम है, सबके पास सेम भगवान ने दिमाग दिया है, बराबर है। ऐसा नहीं कि कोई बोलता है ना कम दिमाग है, कोई ज़्यादा दिमाग है, सबके पास दिमाग सेम है। ट्रेन्ड माइंड और अनट्रेन्ड माइंड होता है, मैंने कहीं पढ़ा था, एक ट्रेन माइंड होता है, एक अनट्रेन माइंड होता है। आप कैसे वो माइंड को ट्रेन करते हो। तो मुझे जब मैं किसको देखता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे ऑफिस में कोई होगा कि नहीं, तो मैं दूसरे कोई सेशन अटेंड कर रहा हूँ, कोई एक्टर दिख रहा हूँ, कुछ भी दिख रहा हूँ, तो जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ये बंदे का देखो कॉन्फिडेंस कितना अच्छा है, तो आई कंपेयर माई सेल्फ कि यहाँ आई कैन इम्प्रूव दिस, यहाँ पे मैं पहुँच सकता हूँ, ये कुछ पढ़ा तो ये थॉट्स मुझे भी ऐसे अच्छे आ सकते हैं, तो आई कंपेयर। और एक चीज़ और मैं कंपेयर करता है, कंपेयर विथ माई सेल्फ, मैं ये बहुत करता हूँ। और मैं देखता हूँ कि क्या मैं सही जगह पे था, मैं कल यहाँ पे था, आज क्या मैं वही जगह पे हूँ, तो वो मैं कंपेयर करता रहता हूँ। तो ऐसा। आज के लाइफ में सर कंपैरिजन की अगर हम लोग देखते हैं, लाइक तेरा जो यंगस्टर्स की बात करें, सो अगर जो एक डिप्रेशन का जो एक इशू आता है, लाइक वो कंपैरिजन भी एक उसका हिस्सा है। लाइक हम अगर किसी के साथ हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, ये आगे बढ़ रहा है, मैं पीछे हूँ, अब मैं क्या करूँ इसके तक पहुँचने के लिए, तो एक अगर वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो एक डिप्रेशन स्टार्टअप होता है। करेक्ट। तो सर इसको कैसे हमें हमें इसे कैसे फेस करना चाहिए? तो फिर देखो मोनिश भाई, इसमें कैसा है कि लोगों को पता नहीं उनको क्या चाहिए। डिप्रेशन कहाँ आता है, जब मुझे पता ही नहीं मुझे क्या करना है। सब लोग ट्रेन में चढ़ रहे हैं, मैं भी ट्रेन में चढ़ गया, पर कहाँ जाना है मुझे पता नहीं है, तो डिप्रेशन आता है। वो उतर गया, मैं क्या करूँ, मैं आगे जाऊँ कि मैं पीछे जाऊँ। मुझे खाली पता है मुझे चर्चगेट जाना है फॉर एग्जांपल, अभी वो चर्चगेट पे कैसे जाना है, ट्रेन पकड़ के, मैंने ट्रेन पकड़ा, मैं रिटर्न होके भी जा सकता हूँ, बराबर है, फास्ट ट्रेन में भी जा सकता हूँ, मैं स्लो ट्रेन में जा सकता हूँ। एक गोल डिटरमाइन हो गया है, आपने वो गोल डिटरमाइन कर दिया है कि मुझे वहाँ पहुँचना है। आप कैसे पहुँचोगे वो आपके ऊपर है, करेक्ट। वो आप अपने ऊपर कंपेयर करोगे, भाई मुझे यहाँ पे जाना है, मैं सही रास्ते पे हूँ। हाँ पता चला कि नहीं भाई मैंने गलत ट्रेन पकड़ दी विराट, वापस चर्चगेट जाने के लिए आप सही रास्ता पकड़ लो। पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं, वो बंदा देखो जल्दी पहुंच जाएगा, वो बंदा फर्स्ट क्लास में जा रहा है, वो बंदे को विंडो सीट मिल गई, मेरे को तो खड़े रहने को मिला, मैं बाहर लटक रहा हूँ। दैट इज़ नॉट व्हाट वी वांट। हमको पहुंचना है चर्चगेट, करेक्ट। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि एक बेस एग्जांपल, लोगों को क्या हो रहा है, उनको पता ही नहीं क्या करना है। विजन एक होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, तब जाके आप अपने करेक्ट दिशा में जाओगे, तो आपको लगेगा कि यस यही मुझे चाहिए था, यही मुझे करना था और मैं कर रहा हूँ। वो डिप्रेशन होगा नहीं, सबसे कंपेयर करके कुछ फ़ायदा ही नहीं है। और एक चीज़ है, हम लोग डिप्रेस कहाँ हो जाते हैं पता है, लोग क्या सोचेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, करेक्ट। मैं आज ये पहन के आया, मुझे ऐसा लगता था मोनिश भाई क्या बोलेंगे ये शर्ट पहन के आया, तो पर इट्स नॉट, लोगों का सोचोगे तो कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ पे कोट पहन के आऊँ तो भी लोग बोलेंगे अरे ये कोट पहन के आया, मैं टी शर्ट पहन के आऊँ ये भी बोलेगा। तो गधे वाली जो स्टोरी है, एक गधा और दो आदमी जा रहे थे बच्चों के साथ, और एक गधा था। तो वो गधा, बच्चा और उसके बाप, तो तीनों दिन चल रहे थे। एक आदमी ने देखा गधा होने के बाद भी गधे पे कोई बैठा नहीं है, तो बाप को लगा कि नहीं ये तो बराबर है, उसने बिठा दिया बच्चे को गधे पे, और दोनों चल रहे तीनों दिन। एक बंदा बोला देखो कितना खराब बाप बेटा है कि बाप को चला रहा है और खुद बैठा है। बेटा उतर गया, बाप चढ़ गया, आगे गए। एक बंदे ने बताया देखो कितना खराब बाप है, बेटा इतना छोटा है, वो बाप बैठा है और बच्चे को, दोनों बैठ गए साथ में। आगे जाके पता चला सब लोग बोल रहे हैं कि कितने वो है खुदगर्ज लोग हैं, ह्यूमन एनिमल क्रूएल्टी, किसको एनिमल पे कुछ वही नहीं है, परवाह नहीं है वो गधे की, तो करे क्या, गधे को उठा लिया। तो सब लोग बोले ये खुद गधा है। तो ना ऐसा है, मतलब लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, लोगों का काम है कहना, उनका सुनो मत और आगे। सर अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, हेमंत सर, यू आर BCom, then you have done your CS and after that you have done LLB. सर CS जो होता है it's one of the toughest exams, like लोग कहते हैं इतना आसान नहीं है पास होना as to be a CS. सर एक्चुअली व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, इतना ऐसा होता क्या है उस सब्जेक्ट में सर? देखो CS जो है वो एक क्वालिफिकेशन वाला कोर्स है, मतलब इट इज़ लाइक वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब। ओके, तो उसमें एग्ज़ाम सिलेबस में बहुत सारी चीज़ कवर होती है, जैसे सारे लॉज कवर होते हैं कि जितने भी अपने लॉज है
वो सारे कवर होते हैं। और रेगुलेटर्स जो कॉर्पोरेट लॉज है, सेबी है, कंपनी लॉ है, फिर अपने मैन्युफैक्चरिंग लॉ जो होते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वाले लॉ होते हैं। हाँ, तो एक स्टूडेंट को ऐसे सब जगह से तैयार करवाया जाता है कि उसको बेसिक नॉलेज सब कुछ हो कि भाई इंडस्ट्री में अगर तू उतरा तो देखो क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। उसमें अकाउंट्स का भी, ऑडिटिंग का भी आ जाता है, उसमें अकाउंट्स का भी आ जाएगा, उसमें आपको ग्रीवेंस डिस्प्यूजल का भी आ जाएगा, उसमें आपका फेमा भी आ जाएगा, सब कुछ मतलब उनको सिखाया जाता है। ठीक है, एनबीएफसी, लिस्टिंग सब के बारे में सिखाया जाता है। तो एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि जब वो उतरे, वो पास आउट होके उतरे, जब वो ट्रेनिंग में जाए, उसको बेसिक नॉलेज पता है कि भाई, थियोरी पता है कि भाई एक्ट में ऐसा लिखा है, ऐसा काम नहीं किया उसने, बट थियोरी उसको पता है। तो वो कैसे आएगा? एंड सबको ये स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है इंस्टीट्यूट को, क्योंकि ये जो है हम लोग सीएस को केएमपी गिना जाता है, की मैनेजरियल पर्सनल, अंडर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में बोला गया है 3 लोग की मैनेजरियल पर्सन है। एक तो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ या होल टाइम डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और कंपनी सेक्रेटरी। ये 3 बंदे होने ही चाहिए कंपनी में, कुछ कैटेगरी वाली कंपनी को। और अगर इन कुछ कंपनी में प्रॉब्लम हुए तो इनको ऑफिसर इन डिफॉल्ट भी बोले जाते हैं। मतलब कुछ भी डिफॉल्ट हुआ तो इनको पहले रेगुलेटर पूछताछ करता है। उनको रेगुलेटर के दिमाग में ये होता है कि इनसे कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कहीं पे इन्होंने गलती कर दी है जो उनको करना चाहिए था। तो इंस्टीट्यूट को एक जवाबदारी बहुत है। उनको ऐसे लगता है कि हमको एक लेवल मेंटेन करना पड़ेगा, उसके लिए वो कोर्स हार्ड है। सब लोग मेहनत करते हैं बट बहुत सारे लोग क्लियर नहीं हो पाते हैं। 100 में से 7 लोग क्लियर होते होंगे, 7 से 8 लोग। आज ही आप अपनी बात हो रही है तो आज ही हमारा रिजल्ट था सीएस का। हम लोग को 25 फरवरी और 25 अगस्त को रिजल्ट आता है एग्ज़ाम के बाद। तो आज हमारा सीएस का रिजल्ट था। 2-3 लोग से मेरी बात हुई, कोई क्लियर हुए, कोई नहीं हुए। तो ऐसा है। बट मैं मानता हूँ एक चीज़ नॉलेज में, जब जो बात निकली है, तो अगर आप फेल होते हैं ना उसमें भी, तो वो आपका फेलियर नहीं है, वो अटेम्प्ट जो आपने दिया था ना वो फेल हुआ है। पर जब आप खुद हार गए और आपको लगा कि नहीं अभी मैं बंद कर दूंगा, मेरे से सीएस नहीं होगा, तो वो आपका फेलियर है, वो अटेम्प्ट नहीं फेल हुआ है, आप फेल हुए हैं। ये सर वो तो है कि प्रोफेशनल अलग होता है, क्वालिफिकेशन अलग होता है, हम जो खुद होते हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है। अनलेस एंड अनटिल अगर हम लोग ही हार मान ले देन वी कांट डू एनीथिंग। ये सर आप एक लेक्चरर भी हो, आप बहुत सारे कॉलेज में जाके लेक्चर्स भी देते हो। देते थे आप। इट वाज ऑन सीएस राइट? करेक्ट। सो सर आप कैसे टीच करते थे? लाइक सबका एक अपना अपना तरीका होता है। करेक्ट। तो लाइक यू आर अ सीएस, आपने कुछ सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर किया था, एज मच एज आई नो। सो हाउ डू यू मोटिवेट देम? लाइक इट्स वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, लाइक लोग कहते हैं। करेक्ट। सो इसको सिंपल वे में क्लियर करना हो, दिस इज स्पेशली अ मैसेज फॉर द सीएस स्टूडेंट्स, दोज हु आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड। करेक्ट। So how it become easy to clear the CS? करेक्ट। सो मैं आपको बैकग्राउंड देता हूँ, मैं टीचर कैसे बना। ओके। जब हम लोग सीएस करते थे वो टाइम पे क्लासेस हुआ नहीं करते थे। ओके। हम लोग के टाइम पे सेल्फ स्टडी होता था, और हम लोग के टाइम पे एक चीज़ होता था, इंस्टीट्यूट के द्वारा ओरल कोचिंग होता था। Okay. जहाँ पे इंस्टीट्यूट खुद एक कॉलेज में एक रखती है, जहाँ पे वो इतना ही टाइम रहता है उनके पास, कुछ 3 महीने में उनको सब सब्जेक्ट पढ़ाना होता है। बट वो लेक्चर जैसे अभी होते वैसा नहीं होता, बहुत मिनिमल चार्ज करती है इंस्टीट्यूट। खाली एक प्रैक्टिकल नॉलेज पे कोई आता है और उनको बताता है कि कंपनी लॉ में ये है, इसके अंदर ये है, तो वैसा है। और हमारे टाइम पे वो एफएम के कुछ क्लासेस होते थे, वो सीए के साथ बैठ के हमको करना पड़ता था। सीए के साथ, तो सीएस के लिए कोई स्पेशल क्लास नहीं था। अभी मैं एक चीज़, जब अपनी बात निकली तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नथिंग गोज फेलियर। एक चीज़ आप कुछ करते हो ना कहीं आपको काम आती है। करेक्ट। तो मेरे साथ ये ऐसा हुआ है। मैं मलाड में एक क्लासेस है, वहाँ पे मैं पढ़ता था। तो वहाँ पे मुझे सर से मेरी बात हुई और सर ने मुझे बोला कि तू फ्री है तो एक काम कर, तू एफआई जैसी स्टूडेंट्स को, एफआई बीकॉम स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स पढ़ा। तो मैं बोला सर फीस कितना दोगे? तो बोला मैं तेरे को स्टेज दे रहा हूँ, क्या फ़ीस की बात कर रहा है? तो उन्होंने फ़ीस तो दी नहीं पर मुझे स्टेज दी। तो मैंने वहाँ पे एक पूरा पढ़ाया, मुझे थोड़ा सीखने को मिला, कुछ फ़ीस नहीं मिला, मुझे ऐसा लगा इसका फ़ायदा भी कुछ होने वाला नहीं है। बट आगे जाके जब मैं सीएस करते गया तो मैंने एक अपनी टेक्निक बनाई थी कि कैसे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये खुद आपको करना पड़ता है। अगर मैं बोलूँगा तू इतना ही पढ़ के जा, पर मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, आपको खुद पढ़ना पड़ता है, आपको खुद समझना पड़ता है कि ये है, इसके अंदर ये है। तो मैंने अपनी खुद टेक्निक्स बनाई थी। और मैं एक चीज़ बहुत बिलीव करता हूँ, डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। तो मैंने मेरी पढ़ाई में स्मार्ट स्टडीज़ की थी। जैसे स्मार्ट स्टडी इन द सेंस प्रीवियस पेपर स्कैनर्स लेके आता था, मैं प्रीवियस पेपर्स देखता था, रिसेंट अमेंडमेंट्स कौन थे मुझे पता है, रिसेंट अमेंडमेंट्स पूछेंगे। और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगता था, इंस्टीट्यूट हमारा
पब्लिश करती है कि एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू में लास्ट पेपर में क्या क्या मिस्टेक हुई थी, और एग्जामिनर्स खुद बताता है कि यहाँ मिस्टेक हुई थी और यहाँ पे सुधारना चाहिए। तो मैं साइकोलॉजी पे भी बहुत मानता हूँ, मैं लोगों की साइकोलॉजी आई कैन अंडरस्टैंड, वो मुझे थोड़ा भगवान ने वो थोड़ा तजुर्बा दिया है, गॉड गिफ्ट। तो मैं सोचता था कि अगर मैं एग्जामिनर हूँ तो वो अगर क्या देंगे मुझे पढ़ने के लिए, तो लास्ट ईयर का व्यू देंगे कि भाई ये, तो मैं जो हार्ड क्वेश्चन था वो वापस पूछूंगा ही, क्योंकि लास्ट टाइम आया नहीं था। तो मैं हार्ड क्वेश्चंस पहले पढ़ता था, जब स्टूडेंट था वो पढ़ता था, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स आए हैं वो पढ़ता था, और फिर पास्ट क्वेश्चंस देख के और मैं करता। तो ये सारे मुझे बहुत हेल्प हुए, जो मेरे इंस्टीट्यूट में बताए। तो उन्होंने बोला भाई तू एक काम कर, हमारे यहाँ पे ओरल कोचिंग की ज़रूरत है, तू पढ़ा। फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया, फिर यहाँ पे प्राइवेट क्लासेस एक है वहाँ पे मैं पढ़ाना शुरू किया। तो ऐसे ऐसे मैं पढ़ाते गया। अभी मैं नहीं पढ़ाता हूँ, वो मेरा हॉबी था, पर मैं हॉबी छोड़ के देन आई हैड स्टॉप। बट आपने जिन जिन लोगों को ट्रेन किया है फॉर CS स्पेशली, उसमें से रिजल्ट क्या है सर? कितने लोग पास आउट हो गए? बहुत सारे लोग पास आउट होते थे, और बहुत सारे लोग अभी भी मिलते हैं मुझे, पैर छूते हैं कई बार बहुत सारे लोग। उसमें से बहुत सारे लोग कहाँ पहुँच गए, मुझे उनका मैसेज आता है कि सर मैं आज यहाँ पे हूँ, मैं आपने मुझे पढ़ाया था, आपने मुझे ट्रेन किया था, मैं आपके नीचे हूँ। बहुत सारे लोग जज बन गए हैं, बहुत सारे लोग कहाँ मतलब, और आपको अभी अच्छा भी लगता है कि कि मैं मेरे और से कुछ मैंने किसको पास ऑन किया जो मेरे पास था, और बहुत सारी चीज़ मुझे उनके पास से सीखने मिलती है। तो इट्स नॉट के वन वे होता है, हमेशा कुछ ना कुछ उनके पास भी सीखना मिलता है। So this is a message for all the students who are working very hard for CS. They can directly approach Mr. Hemant Pandya sir. Anytime, yes. सर लेकिन आजकल अगर हम लोग देखें तो जो पास्ट की बात करें, अगर हम एजुकेशन को एजुकेशन एक बहुत ही बड़ा उसको एक दर्जा दिया गया है। एजुकेशन इज एन असेट, ओके, जो आपकी ज़िंदगी बदल देता है। सर पहले के ज़माने में एजुकेशन की जो कॉस्टिंग होती थी इट वाज नथिंग, अब जो है वो एक बहुत महंगी हो चुकी है, एंड फ्यूचर में बहुत ज़्यादा महंगी होगी। ऐसा क्यों है सर कि एजुकेशन को इतना, मतलब अगर हम मनी वाइज देखें तो इतना कॉस्टलीस्ट बताया गया है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? देखो पहले कैसा था, मुझे ऐसा लगता है, आपने जो बताया बहुत सही बताया कि एजुकेशन अभी बहुत कॉस्टली हो गया। yes. मेरे बच्चे अभी 5th स्टैंडर्ड में, एक लड़की मेरी और एक लड़की है 2nd स्टैंडर्ड में। तो उनका मैं अगर देखूँ तो उनका टोटल कॉस्ट मिला के मैं जहाँ तक अभी CS किया है उतना मेरा कॉस्ट हुआ नहीं होगा उनके पढ़ाई में अभी, मतलब उनका फीस इतने हाई है। तो मुझे ऐसा लगता है एक चीज़ हम लोग कहाँ मार खा रहे हैं कि कंपेयर करना। हम लोग सब कंपेयर करना शुरू कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे देखो ये स्कूल में यहाँ पे वो पढ़ाते नहीं है, और स्कूल भी अभी क्या हो गया, बिजनेस समझ के करने लगे। वो पहले कैसा था माइंडसेट कि मुझे पढ़ाना है, अभी वो बिजनेस माइंडसेट हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये जहाँ तक ये होगा नहीं, देखा देखी बोलते हैं ना, वो कम नहीं होगी। और जहाँ पे स्कूल्स कहीं पे सोचेंगे कि नहीं बिजनेस नहीं, मैं एक पास ऑन कर रहा हूँ, मेरे फ्यूचर जनरेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ, वो सोचेगा नहीं, तब तक ये लेवल कम होगा ही नहीं और बढ़ते जाएगा। पर आपको नहीं लगता सर ये जो एजुकेशन पे इतना जो एक हाई फीस हो चुकी है, देयर आर मैनी पीपल जो बहुत गरीब हैं, उनके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, एंड बिकॉज ऑफ फाइनेंस दे आर नॉट हैविंग, तो उनका टैलेंट कहीं ना कहीं रुक जाता है, जो उनकी पढ़ाई है वो रुक जाती है। तो इसके लिए सर एजुकेशन सिस्टम्स में क्या चेंजेस आए आपके, और क्या आने चाहिए आपके हिसाब से? आपको क्या लगता है? एजुकेशन सिस्टम में चेंज ये आना चाहिए कि पहली चीज़ एक मैं चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने जो बताया कि SSC हम लोग अभी SSC बोर्ड से क्लियर हुआ था, मैं और मेरे ये सब अपने टाइम पे। अभी ICSE हो गया है, फिर IG हो गया बोर्ड, और ये सब बोर्ड, करेक्ट। इंसान जो पढ़ने वाला है ना, कोई भी बोर्ड में पढ़ सकता है। वाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड उसको जरूर नहीं है, वो कोई भी बोर्ड में पढ़ सकता है, करेक्ट। पढ़ने वाले को कैसे भी पढ़ सकता है, वो आप पे है, करेक्ट। एजुकेशन सिस्टम मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपको करना है तो सही माध्यम में आपको गवर्नमेंट विल हैव टू टेक अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, करेक्ट। गवर्नमेंट को कहीं उनको एक रियलाइज़ करना पड़ेगा कि नहीं, गवर्नमेंट स्कूल्स है वो भी टक्कर मार सकते हैं जो गरीब लोग हैं। और गरीब लोग के माँ बाप भी, उनको एक लाना पड़ेगा कि भाई मैंने जितनी तकलीफ बेटी है मैंने लिया है, मेरे बच्चों को नहीं मिलना चाहिए वो तकलीफ, और उनको भी ऐसे लगना चाहिए मेरे बच्चे कैसे भी हो के मुझे वो पास आउट स्कूल में जाना चाहिए। बहुत सारे लोग नहीं भेजते स्कूल में। मैं कितनी बार उन लोगों को पूछता हूँ जो अपने को स्टेशन पे ऐसे मिलते तो स्कूल में नहीं जाता है क्या, मतलब मम्मी नहीं भेजती, बराबर है। और मेरे वहाँ पे मैंने ये भी देखा है, मेरे काम वाले की लड़की डॉक्टर हुई है, हमारे यहाँ बर्तन किससे आती है, उसकी लड़की डॉक्टर। तो वो माइंडसेट
पेरेंट्स के पास है, वो माइंडसेट वो चेंज करना पड़ेगा, माइंडसेट जो वो है। और कंपैरिजन टोटली बंद कर दो। आप लोग आपके जो भी स्कूल में है, यू नो, हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग के टाइम पे हम लोग इतने एक्टिव नहीं थे, बट आई वांट माय डॉटर टू बी लाइक एक्टर्स। उनको सब कुछ आना चाहिए, उनको ये आना चाहिए, बोलते हैं स्विमिंग आना चाहिए, उनको डांस आना चाहिए, उनको सिंगिंग आना चाहिए, उनको ड्राइंग आना चाहिए। मैंने मेरे से ज़्यादा प्रेशर मेरे बच्चों को देके रखा है, करेक्ट। मेरे बच्चों को, मुझे ऐसा लगता है मेरे से ज़्यादा बिजी सैटरडे संडे उन लोग होते हैं। मैं सैटरडे संडे फ्री रहता हूँ, वो बिजी रहते हैं, क्योंकि ये क्लास है, अबाकस क्लास और ये क्लासेस। बट अगर मैं नहीं करूँगा तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पे मेरे बच्चे पीछे रह जाएंगे, क्योंकि दूसरे के बच्चे आगे कर रहे हैं। तो वो कंपेयर, जहाँ पे वो स्टॉप नहीं होगा, जहाँ पे हम लोग कहीं पे रुकेंगे नहीं, वो ऐसे होने वाला है। सर बहुत सारी, अगर हम कंपनीज की बात करें, कॉर्पोरेट कंपनीज की, लाइक अभी बहुत सारे लोग हैं जो पास आउट होके जाते हैं, बट ये एक नॉर्मल सवाल है। लाइक बहुत सारे कंपनीज में ऐसा होता है कि दे आर आस्किंग फॉर डिग्रीज बट दे आर हैविंग एक्सपीरियंस। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी होती है जो कहती है कि आपके पास डिग्री नहीं है, बट उस वहाँ पे एक्सपीरियंस है उनके पास, बट उनको विदाउट डिग्री जॉब नहीं मिलती। और बहुत सारे कंपनीज में ऐसा है कि वहाँ पे एजुकेशन की वैल्यू नहीं, एक्सपीरियंस की वैल्यू होती है। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो अटक जाते हैं। सो ऐसा कॉर्पोरेट कंपनीज में ये जो एक स्टार्टअप ऐसा होता है, वह ऐसा होता क्यों है सर? देखो, बहुत सारी कैसा है कि आज मैं मुझे पता है कोई बीमार है, हाँ, तो मुझे कौन सी दवाई देनी है, हाँ, करेक्ट। बट आई कैन नॉट रिप्लेस डॉक्टर, करेक्ट। या मैं डॉक्टर की मुझे वो होनी चाहिए, तभी मैं दवाई दे सकूँगा। सिमिलरली बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे एक्सपीरियंस है, यस, पर वो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। यस, तो पढ़ाई उतनी इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस भी इतना इंपॉर्टेंट। पर ऐसे भी नहीं मैं डॉक्टर बन गया, मैं डेंटिस्ट बन गया, पर मुझे पता ही नहीं है वो दांत का कैसे ये रूट कैसे करते हैं, रूट कैनाल कैसे करेंगे, यू नो। तो एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन को हैंड इन हैंड, मुझे ऐसा लगता है कहीं पे कि दोनों साथ में चलने चाहिए। और ट्राई कीजिए, अगर आप कहीं पे अटक जा रहे हो, आपका एक्सपीरियंस है, ट्राई कीजिए कि आप वो क्वालिफिकेशन लाए जो आपको रिक्विजिट है ग्रोथ करने के लिए, नहीं तो आप उधर ही अटक जाओगे। सो सर आजकल अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत इंक्रीज हो चुकी है अगर हम देखने जाए तो। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? आपको क्या लगता है, आपका व्यूज़ क्या है इसके बारे में? लाइक टैलेंटेड लोग हैं जो पढ़े लिखे भी है, दे आर नॉट गेटिंग जॉब्स, एंड जो लोग एजुकेटेड है ही नहीं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है सर? हाउ शुड अ पर्सन बी ट्रीटेड अगर वो एजुकेटेड है और नहीं भी है तो? देखो, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, रीज़न डिमांड और सप्लाई वाला खेल है, करेक्ट। सीएस के लोग भी बहुत सारे जॉब्स मिलती नहीं है सीएस होने के बावजूद, करेक्ट, क्योंकि सप्लाई है, मतलब इतने सारे सीएस बच्चे हो रहे हैं, पर वो डिमांड जो एब्जॉर्ब करने के लिए वो नहीं है। तो वो मैच होना, वो तो बहुत डिफिकल्ट है कोई भी कंट्री में। आप देखोगे तो ये तो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू रहने वाला ही है। डिसअपियरेंस की बात है तो प्राइवेटाइजेशन कंपनीज में आप देखोगे तो डिसअपियरेंस में बहुत कम होता है, जो डिजर्व होता है उसको ही जॉब मिलता है। कहीं कहीं वो बोलते हैं ना प्रेफरेंस मिल जाता है बिकॉज ऑफ ऑफिस पॉलिटिक्स है, तो कोई मुझे पसंद है तो कहीं पे वो प्रेफरेंस मिल जाता है, वो टिक जाता है, करेक्ट। बट गवर्नमेंट जॉब में कहीं वो बिकॉज ऑफ योर क्या बोलते हैं, वो सिस्टम वैसा है कि जहाँ पे आपको कोटा सिस्टम है और ये सब सिस्टम है, तो यू नो कहीं पे वहाँ पे वो प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम तो सब जगह पे है। रिस्पेक्ट आप कैसे दोगे? सी, आज एक बंदा छोटा भी काम करता है ना प्यून लेवल पे, अगर वो अच्छे से कर रहा है ना, उसको इज्जत मिलेगी। yes. और जो बड़े पोस्ट पे हैं, बराबर है, वो बराबर काम नहीं करते, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ट्रीट नहीं करते अच्छे से, कहीं पे वो यू नो सब कुछ गलत कर रहा है, जो डिज़र्व कर रहा है उसको पीछे रख देता है, करेक्ट, जो डिज़र्व नहीं करता उसको आगे बढ़ा रहा है, वो गलत करता है। तो लोग उसको वहाँ पे भले उसके सामने कुछ नहीं बोलेंगे, बट उसको रिस्पेक्ट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। कॉर्पोरेट कंपनीज में सर आजकल जो जैसे कि नेपोटिज्म का ज़माना बोलते हैं लोग, उस तरह कॉर्पोरेट कंपनीज में भी नेपोटिज्म चलता है सर? नेपोटिज्म तो नहीं होता, उसमें फेवरेटिज्म हो जाता है कभी तो वहाँ पे एक फेवरेटिज्म जैसा कभी कभी आ जाता है, कभी कभी पॉलिटिक्स थोड़े बहुत हो जाते हैं, बट टच वुड के मुझे आज तक ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं मैंने किया है, नहीं मेरे साथ कुछ हुआ है। बट समवेयर आई हैव हर्ड मैनी पीपल, मेरे फ्रेंड्स लोग की स्टोरी मुझे पता चल जाता है, उसके साथ ऐसा हो, उसके साथ ऐसा हो, जो होता है वो आई थिंक वो बहुत ख़राब होता है। फिल्म इंडस्ट्री में जो नेपोटिज्म होता है तो वो सब जगह पे है, कहाँ पे भी जाओ, गवर्नमेंट जॉब जाओ आप। मैंने तो सुना है कि मंदिर में भी होते हैं जो महाराज दो महाराज के बीच में रहते, तो कहीं पे ही छोड़ा नहीं है लोग ने तो ये। बट हाउ इट इज अफेक्टिंग अ पीपल हु इज अ गुड ह्यूमन बीइंग? लाइक कहते हैं कॉर्पोरेट कंपनीज में इफ यू आर स्मार्ट यू शुड बी प्रैक्टिकल, लाइक द पर्सन हु इज अ गुड ह्यूमन बीइंग उन्हें बहुत इफेक्ट होता है इस चीज़ों से, सो उनको डील करना बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। सो उनके बारे में आपका क्या सोचना है? लाइक
सी अपने का ना बहुत पॉजिटिव होना पड़ता है, मतलब कहीं पे भी आ जाओ ना, आज घर से बाहर निकलो ना एक जंग ही है। यस। करेक्ट। अब ट्रेन में चढ़ना भी एक जंग है। Yes. विंडो सीट मिल गया तो जंग जीत गया, ऐसा है। करेक्ट। वैसे आप जॉब में जाओ, आप कहीं पे जा रहे हो, आपको जरूरी नहीं है आपको जो आज चाहिए वैसे ही मिलेगा। Yes. आपका दिन वैसा जैसा जाना चाहिए वैसा जाएगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खराब होना ही है, बराबर। बट वो आप कैसे सोचते हो उसके ऊपर है। मैं एक चीज़ मैं आई कैन प्राउडली से अबाउट माई सेल्फ, मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ। मैं नेगेटिव बहुत सोचता नहीं हूँ, और मैं नेगेटिव किसके बारे में बोलता नहीं हूँ। कभी कभी बात निकल के मैं फ्लो में कहीं कुछ बोल दूंगा, बट मैं इतना नेगेटिव सोचता नहीं, नेगेटिव बोलता नहीं हूँ, और हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। तो मैं सबको यही बोलूँगा कि भाई जितना पॉजिटिव हो सके उतना पॉजिटिव रहिए, ये सब होते रहेगा। थिंग्स डोंट चेंज, वी चेंज। ये मैंने कहीं पे पढ़ा था जिसमें मेरी लाइफ चेंज हुई थी। ये सब तो होने वाला ही है, ये सब चलते रहेगा, ऑफिस पॉलिटिक्स और ये सब कुछ चलेगा। चेंज होना है, आपको चेंज होना है। सर NBFCs एंड बैंकिंग सेक्टर दोनों में बहुत फर्क है। सो एग्जैक्टली व्हाट इज NBFC एंड व्हाट इज बैंकिंग? सो द नेम सेज नॉन बैंकिंग और बैंकिंग। सो जो बैंक है, जो नॉन बैंकिंग है, मतलब सेम काम करते हैं मोर और लेस, सेम लोन वोन देने का काम होता है, बट थोड़े बहुत डिफरेंस है। जो RBI निकाले, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, तो बैंक एक्सेप्ट कर सकती है। बाकी मोरलेस काम उनका सेम है। और अभी तो RBI ने NBFC के लिए एक लेवल इतना बढ़ा दिया है कि जो भी बैंक के रेगुलेशन है, पहले इतने नहीं थे, बट अभी जो भी बैंक के रेगुलेशन है वो सारे NBFCs को भी फॉलो करने पड़ रहे हैं। तो RBI ने वो लेवल बढ़ा दिया है बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स। बैकग्राउंड बहुत सारे हैं उनके कि भाई NBFCs को ये सब होने चाहिए, तो उन्होंने बहुत सारे नए रेगुलेशंस निकाले हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल में इतने कुछ डिफरेंस नहीं बचेगा, सिवाय 2-3 चीज़ जो मैंने बताया आपको। जो डिपॉजिट्स नहीं ले सकते हैं, जो उनका प्राइमरी सेक्टर होता है उस पर लैंडिंग ज़्यादा उनको करना पड़ता है बैंक वाले को, तो यहाँ पे थोड़े बहुत डिफरेंस रहेंगे। बाकी आई थिंक मोरलेस रेगुलेटर वाइज रेगुलेशन वाइज सब सेम ही होने वाला है। सर ऐसा क्यों है कि NBFCs के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू बैंकिंग? देखो बहुत सारे रीजंस है उसके पीछे। बैंक एक इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से, उनको बहुत सारे क्या बोलते हैं प्रोटोकॉल्स होते हैं। करेक्ट। उनको बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं ब्रांच वाइज, ब्रांच के बाद ये अप्रोच करके ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। NBFCs में क्या होता है, इट कैन बी कस्टमाइज्ड। रूल्स एंड रेगुलेशन तो फॉलो करना ही है, बट बहुत सारी चीज़ हम लोग कस्टमर्स की नीड समझ के बोलते हैं ना, टेलर मेड जैसा, तो वो करके देते हैं। बहुत सारे NBFCs ऐसे भी है जहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा करके देते हैं कि भाई मेरे को ऐसा पेमेंट है तो मैं इतना ही दे पाऊँगा, तो मेरे लिमिट में अगर बैठ रहा है, मैं अगर मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन बैठ रहा है तो मैं उसको कुछ कस्टमाइज करके दूंगा जो बैंक शायद से नहीं कर पाए। और हमारा एक प्रोसेस होता है, बहुत फास्ट दे देते हैं हम लोग अपने वी हैव इंस्टेंट लोन। बहुत सारे कंपनी NBFCs में इंस्टेंट लोन रहते हैं कि तुरंत ही आपको मिल गया, तो आपके ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो हम लोग आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तुरंत दे देते हैं। तो ना जो फटाफट जो बैंक कर सकता है उसके कंपेयर में वी आर मोर फास्ट NBFCs। उसके लिए थोड़ा बोलते ना यू हैव टू चार्ज समथिंग। और हम लोग को और एक चीज़ होता है हमारा खुद का बोरोइंग जो होता है वो थोड़ा एक हाई लेवल पे होता है, थोड़ा कॉस्ट जो हमारे लिए है, तो वो इम्पैक्ट आ ही जाता है। सर जैसे हर एक फील्ड का डार्क साइड होता है, एक ब्राइट साइड होता है, उसी तरह एक फाइनेंस सेक्टर भी है जिसमें एक डार्क साइड होगा, जैसे बॉलीवुड का एक डार्क साइड होता है। तो फाइनेंस सेक्टर का डार्क साइड क्या है सर? फाइनेंस सेक्टर का डार्क साइड जो आपने बताया, डार्क साइड तो सब में होता है, ये बात तो है। और फाइनेंस सेक्टर में मैं ऐसा सोचूंगा कि डार्क साइड आर ऑन एम्प्लॉय समवेयर। मैंने जो बताया कि उनको जो सेल्स एजेंट होंगे उनको बहुत सारे सेल्स टारगेट होंगे, उनको एक प्रेशर होगा, बिल्ड होगा कि भाई ये करना है। करेक्ट। तो फाइनेंस सेक्टर में मुझे ऐसा लगता है कहीं उनको अचीव करने के लिए मिस सेलिंग होता होगा। आज उनको बोलेंगे कि भाई तेरे को ये टारगेट अचीव करना है, तो वो कहीं पे जाके मिस सेल कर लेगा कि भाई अभी आपको मैं 15 टका पे दे रहा हूँ, कल उठ के मैं आपको 2 महीने के बाद 13 टका हो जाएगा क्योंकि आप अभी ले लो, एनीथिंग कैन हैपन। ऐसा सोच के वो मिस सेल कर लेगा। करेक्ट। वो एक डार्क साइड मुझे दिखता है कि एम्प्लॉयज़ के साथ कस्टमर्स के साथ थोड़े चीट कभी कभी हो जाते हैं। बहुत सारे NBFC ऐसे करते हैं क्योंकि उनको बिजनेस लाना होता है। बहुत सारी NBFC ऐसी होती है कि नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई बात नहीं, हम लोग कंप्लायंस को इम्पोर्टेंट देंगे, जो रूल्स एंड रेगुलेशन से फॉलो करेंगे, कस्टमर्स आर माय किंग, उनको गलत कुछ नहीं करेंगे।
दूसरे डार्क साइड ऐसा होता है कि गलत आपसे कुछ हो गया है तो पूरी इंडिया को अफेक्ट हो सकता है, पूरा इंडिया का ग्रोथ अफेक्ट हो सकता है। करेक्ट। अभी बीच में जो एनबीएफसी का जो हुआ था बीच में एक एनबीएफसी ने पूरा प्रॉब्लम हो गया था। करेक्ट। बहुत सारी बैंक्स के अभी चेयरमैन आप देखोगे तो उनका न्यूज़ में है उन्होंने कुछ डिफ़ॉल्ट कर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया था और उन्होंने कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में लोन्स दे दिए। करेक्ट। अभी उनके ऊपर केस चल रहे हैं। तो ऐसे सब डार्क साइड है जहाँ पे इंसान रूल्स एंड रेगुलेशन छोड़ के अपना खुद का गोल समझ के खुद का पर्सनल मोटिव थोड़ा बहुत डाल के वो कर लेते हैं, बट इम्पैक्ट उसका बहुत असर होता है पूरे सेक्टर पे, पूरे इंडस्ट्री पे, और बहुत सारे लोग के लाइवलीहुड्स बिकॉज ऑफ जॉब चले जाते हैं। करेक्ट। वो कंपनी बंद हो गई, उनके लाइफ पे असर हो जाती है। तो ये सब बैड साइड है वहाँ के। मैंने सर तकरीबन मीन्स आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी 5 to 6 years ago, like I have completed my MBA. अच्छा। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माय MBA इन मीडिया, बट एक सोर्सेज से मुझे एक बैंकिंग सेक्टर में एक जॉब मिला था। अच्छा। लाइक मुझे जाना तो नहीं था, इट वाज अ DSA, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी थी फॉर एन एक्सपीरियंस पर्पस मैं गया था वहाँ पे। बराबर। मैंने तकरीबन 1 साल काम किया। आई वाज इनटू असेट सेक्टर। मैंने वहाँ पे देखा 31 मार्च जो होता है, इट इज़ अ क्रूशियल ईयर, इट्स अ क्रूशियल मंथ। मैंने वहाँ पे ये एक्सपीरियंस भी किया, लाइक एक ऐसी चीज़ें कस्टमर्स को बेचनी पड़ती है जस्ट फॉर द बैंकिंग के लिए, लाइक एक प्रेशर होता है उनके ऊपर, लेकिन वो वहाँ पे देखते नहीं है कि कस्टमर्स को इसका साइड इफेक्ट कितना आ सकता है फ्यूचर में। राइट। सो ये एक चीज़ें थी जो मैंने वहाँ पे देखी और ये मुझे भी पसंद नहीं आया था, इसलिए दैट वाज अ रीजन आल्सो दैट आई लाइक दैट सेक्टर। समटाइम्स इट हैपेंस। वो बोलते हैं ना कि आप लोग शॉर्ट टर्म सोच के वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखते नहीं हो कि भाई लॉन्ग टर्म इफेक्ट किसको क्या आ सकता है। आप मिस सेलिंग करोगे। करेक्ट। मिस सेलिंग से वो बंदा जो ले रहा है उसको तो तकलीफ होगा, बट आप समझो कि आपका रेपुटेशन का भी प्रॉब्लम होने वाला है आगे जाके। करेक्ट। तो कंपनीज होती है उनको एक अध्ययन होना पड़ता है कि भाई ये लॉ के हिसाब से मैं चलूँगा, ये लॉ कोड ऑफ कंडक्ट है, मेरी पॉलिसीज़ है, मेरे कुछ मेरे मिशन कुछ विजन है मेरे कि मैं इससे ज़्यादा मैं बोलता है ना रिस्क एपिटाइट होता है, इससे ज़्यादा मैं वो नहीं करूँगा, इससे मैं कभी कस्टमर को मैं हमेशा हायर गिनूंगा। तो ये सब वैल्यूज़ वो जो फॉलो करोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो आगे आप थोड़े टाइम के लिए बढ़ोगे बट समवेयर यू आर गोइंग टू फेल। मैंने आपके ब्लॉग्स पढ़े थे, आपने एक ब्लॉग बनाया था, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें आपने फ्रॉम मी टू ऑल एक स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क सक्सेसफुल पर्सन के बारे में डिस्क्राइब किया था। 15 पॉइंट्स थे उसमें, बहुत पॉजिटिव थे। ये ब्लॉग जो आपने बनाया था, व्हाट वाज द मोटो एक्चुअली? मैं जो ब्लॉग पहले लिखता था वो था CS लेट्स ग्रो टुगेदर। ओके। तो मेरा एक यही था कि मैं जो भी कर रहा हूँ आई वांट टू ग्रो विद पीपल। हाँ। और मैंने वो लिखा था नाम CS बिकॉज कंपनी सेक्रेटरी के लिए मैं पहले बहुत फोकस था कि मेरे फेलो मेंबर्स, मेरे सब कलीग्स, मेरे स्टूडेंट्स सब हम लोग कैसे आगे बढ़ पाए। मुझे पॉजिटिव, मैंने जैसे बताया मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, तो मैं बहुत अच्छा कुछ पढ़ता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इट इज़ अ टाइम कि आई शुड पास ऑन दोज पॉजिटिविटी। तो मैं वो लिखना शुरू किया था वो टाइम पे। मैंने एक लिखा था जो आपने बताया मी टू मी। मी टू मी मतलब मैंने ये सोच के लिखा था कि इंसान जो है वो अपने एक बंदे के साथ हमेशा रहता है, पूरा दिन उसके साथ रहता है पर उससे बात ही नहीं करता है। वो कौन? तो वो खुद है। इंसान अपने खुद के साथ ही रहता है, खुद से ही होता है उसके साथ। वो सब जगह पे जाता है, वो खुद से बात नहीं करता है। कुछ ओपिनियन लेना है तो दूसरे के पास मेरे को क्या करना चाहिए, अगर वो खुद को पूछेगा तो उसका आंसर मिलेगा। बहुत बार उसका आंसर अंदर से मिल भी जाता है पर वो फॉलो नहीं करता है, और वो जो आंसर अंदर से मिलता है वही राइट होता है। वो दूसरे का सुनता है। तो मैंने वही सोच के फ्रॉम मी टू मी मैं अपने आप को अप्रोच कर रहा हूँ। मेरा अपने आप मुझे कितना फटाफट एक्सेप्ट कर लेता है और मेरे से बातें करने लगता है, मुझे सब राइट फिलोसफी देता है। मैं उसके साथ रहने के बावजूद भी उसके साथ मैं हूँ नहीं, उसको मैं जानता ही नहीं हूँ। मैं अगर मुझे कोई पूछे हु इज़ रियल मी, मैं अपने आप को मैं बता नहीं पाऊँगा मैं कौन हूँ जब तक मैं अपने आप को जानूंगा नहीं। करेक्ट। तो वो सोच के मैंने टू मी फ्रॉम मी लिखी थी। फिर मैंने एक ब्लॉग लिखा था कि मैं एक इसका टॉम हैंक्स का इंटरव्यू सुन रहा था। तो टॉम हैंक्स ने बोला था लाइफ इज़ लाइक अ चॉकलेट। करेक्ट। उसने बोला था लाइफ इज़ लाइक अ चॉकलेट। और फिर मुझे एक चीज़ मिला था कि यू डू नेवर नो व्हाट यू विल गेट, ऐसा करके। और फिर अचानक वो इंटरव्यू खत्म हुआ, बीच में ऐड आ गई और ज़िंदगी ना मिले दोबारा का वो टाइप का मूवी था, तो उसका वो एडवर्टाइज आने लगी, ऋतिक रोशन वाली मूवी।
तो मुझे तुरंत ही क्लिक हुई कि यस लाइफ इज़ लाइक अ चॉकलेट, यू may नॉट नो व्हाट यू विल गेट, करेक्ट, एंड जिंदगी ना मिले दोबारा, सो यू हैव टू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट. हाउ टू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू डू, आपको क्या करना पड़ेगा, वो सारे मैंने सोच के वो मैंने मेरे ब्लॉग में लिखे थे. तो मैंने ब्लॉग बहुत सारे ऐसे लिखे थे जस्ट टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ कि भाई मैं क्या सोचता हूँ, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ. अभी भी मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ पढ़ता हूँ तो मेरी एक है, मैं मेरे टीम में पास ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कोई पढ़ता नहीं आजकल, बहुत कम पढ़ते हैं लोग. मेरी टीम में तो एटलीस्ट मैंने बहुत इंश्योर किया है कि उन लोग पढ़ना शुरू करें, तो मैं वो पास ऑन कर लेता हूँ कि भाई ये तुमको इतना तो पढ़ना है. जब मैं भेजता हूँ तो कोई कुछ मोटिवेशनल कोट आ गया, कुछ आ गया, तो आई सेंड. सुबह उठ के मैं कुछ स्पिरिचुअल भेजता हूँ सारे ग्रुप, आई हैव अ ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, तो मैं भगवत गीता के 2 श्लोक भेजता हूँ मेरे सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे. फिर मेरे गुरु जी का कुछ है तो वो मैं भेजता हूँ. तो मैं पॉजिटिविटी स्प्रेड करता हूँ. ब्लॉग लिखना मैंने बंद कर दिया है अभी, क्योंकि मेरे पास टाइम मिलता नहीं है, बट कहीं ना कहीं मैं सोचता रहता हूँ, और कहीं ना कहीं अगर कुछ मुझे अच्छा थॉट मिल जाए तो वो मैं नोट कर लेता हूँ. तो दैट वाज द मोटिव, टू स्प्रेड. आप जब एकदम लाइक बिजी होते हो, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ फ्री, आप अपने आप को फ्री करने के लिए क्या करते हो? देखो ऑफिस में जब एक बार पहुंच गए यहाँ से, घर से शुरू करने के लिए मैं अपना मी टाइम रखता हूँ. तो मी टाइम मैं अपना घर से थोड़ा पूजा करके 5-10 मिनट जो मुझे मेडिटेशन मैंने कर लिया. फिर ऑफिस पहुँच गया. ऑफिस पहुँचने के बाद काम शुरू हो जाता है, आपके कॉल्स आ जाते हैं, आपको ये डिलीवर करना है, वो डिलीवर करना है. और लंच ब्रेक में मैं इंश्योर करता हूँ मेरे फेलो मेंबर्स के साथ हम लोग चलने जाते हैं. खाने के बाद मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, वापस आता हूँ, अपना काम कर लेते हैं पूरा. बीच में चाय पीने के लिए ऑफिस में भी चाय मिलती है, बट हम लोग इंश्योर करते हैं कि भाई नीचे जाके थोड़े बने हुई चाय जो रिकड़ी में बनती है, वो चाय हम लोग पीते हैं. 2-3 गप्पे शप्पे मारे, बात कर लिए, वापस ऊपर जाके वापस काम शुरू कर दिया. और फिर घर वाले से निकलते वक्त बात, और मैंने बोला जो मैं अभी चलना शुरू कर दिया है, तो मैं वो चलते चलते अपने आप मी टाइम करके वो मैं फ्रेश हो जाता हूँ. तो दिस इज़ हाउ आई बिकम फ्रेश. मतलब मेरा स्ट्रेस बस्टर मैं ऐसे थोड़ा बहुत कर लेता हूँ. आर यू रिलीजियस और स्पिरिचुअल? आई एम बोथ, रिलीजियस भी हूँ, स्पिरिचुअल भी हूँ. सो स्पिरिचुअल इन द सेंस बोलते हैं ना, व्हाट इज स्पिरिचुअलनेस? तो स्पिरिचुअलनेस इज लाइक आप यू डोंट हार्म एनीवन, करेक्ट, आप यू रिस्पेक्ट अदर्स. हाँ, आप किसको प्रॉब्लम नहीं करोगे, वो स्पिरिचुअल है. रिलीजियस मतलब आपको जो घर पे आपके परदादा जो करते आए वो आप फॉलो कर रहे हो. मेरे दादा जो करते थे, वो मेरे गुरुजी को, जो मेरे दादा ने जो मुझे पास ऑन किया, वो मैं कर रहा हूँ, मेरे बच्चे को मैं पास ऑन कर रहा हूँ. सो वो मैं एक्टिविटी करता रहता हूँ. सैटरडे संडे मैं बहुत भगवान का मेरा कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलता है, मैं कुछ ना कुछ करते रहता हूँ, पढ़ाई और खुद पढ़ता हूँ. तो आई एम बोथ स्पिरिचुअल रिलीजियस. तो जैसे कि वी आर मुंबई कर, हम लोग मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई की लाइफ बहुत फास्ट है. लाइक लोग बाहर से यहाँ पे आते कुछ ना कुछ बनने के लिए. इट्स अ ड्रीम सिटी फॉर ऑल. सर आपको क्या लगता है, लाइक मुंबई की जो लाइफ है आजकल के यंगस्टर्स की, दे आर वेरी मच एक्टिव टू ईच एंड एवरी थिंग्स, स्पेशली ऑन द सोशल मीडिया. सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ पे हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन मिलती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया को किस तरह से लोगों को ट्रीट करना चाहिए, स्पेशली यंगस्टर्स को? बिकॉज अब बहुत सारी ऐसी गेम्स भी आ चुके थे जिससे लोग एडिक्ट हो चुके थे, जिसकी वजह से उनका जो प्रोग्रेस था वो अटक चुका था, एंड विच इज़ वेरी हार्मफुल. आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, सोशल मीडिया पे लोगों को किस तरह की चीज़ों को फॉलो करना चाहिए ताकि दे गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट सक्सेसफुल? देखो जो यंगस्टर्स है ना, उनको एक चीज़ समझना चाहिए. एक होता है रियल वर्ल्ड और एक होता है रील वर्ल्ड. रियल वर्ल्ड में जो दिखता है वो सही नहीं होता है. yes. और रियल वर्ल्ड जो है वो अलग ही है. हम लोग क्या हो जाए, यंगस्टर्स लोग इतने सारे वो मूवीज़ और ये सब देख के उसमें घुस जाते हैं. मैं ये शाहरुख खान है, ये है, दे इंस्पायर. बट अब यही लाइफ है नहीं है, लाइफ तो बहुत है बहुत अलग ही है. तो आपको ये समझना चाहिए डिफरेंस. सोशल मीडिया में इंटरनेट इज़ अ बून बट इट इज़ कर्स ऑल्सो. आप क्या देखते हो, क्या सर्च करते हो, अगर आपकी हिस्ट्री पता चलेगी तब आपको पता चलेगा आप क्या देख रहे हो. सही, यू शुड ऑल्सो सी दैट कि आपने कभी टाइम निकाल के आपको हिस्ट्री देखो, जो आपने सर्च किया है क्या वो वर्थ है सर्च करने जैसा. क्या आपको लग रहा है कि वो टाइम मैंने स्पेंड किया वो सही था? वो सेल्फ इंट्यूशन आपको करना चाहिए, सेल्फ थोड़ा देखना चाहिए. वो आप नहीं रखोगे तो इट्स अ कर्स टू एवरीवन. तो सोशल मीडिया है, और मैंने जो बताया, लोग अपने आप लाइक कर लिया कि लोग क्या होता है, मुझे
रियल में पीपल आर लाइकिंग और नॉट वो पता नहीं है. फोटो डाला, बहुत सारे लाइक्स मिल गए तो अच्छा लगने लगा कि भाई लाइक फ्रेंड्स. मैंने एक फ्रेंड को बोला था कि ये अपने को मिलता ही नहीं है, तो वो बोला आई जस्ट मेट हिम यस्टरडे. मतलब क्या बात कर रहे थे, को कैसे मिला, फेसबुक पे मिला. मतलब दैट इज नॉट मीटिंग राइट. तो ये सब चेंज हो गया. तो सोशल मीडिया हैज लॉट ऑफ दिस थिंग. सर मैंने एक चीज़ ये भी देखी है, मतलब एक पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा. लाइक मैं भी कभी कॉर्पोरेट कंपनीज में जाता हूँ तो वहाँ पे जो डायरेक्टर्स होते हैं और फाउंडर होते हैं, दे बिलीव अ लॉट इन लक, लाइक एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी. तो कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आती है दे कंसल्ट एस्ट्रोलॉजर. सो कॉर्पोरेट कंपनीज में डू एक्चुअली वास्तु एंड ऑल को बहुत फॉलो किया जाता है सर? इट इज़ पर्सनल चॉइस आई बिलीव कि वो फॉलो करना है कि नहीं करना है. बट येस टू द एक्सटेंट पीपल फॉलो. वो बोलते हैं ना, ये एस्ट्रोलॉजी तो साइंस है अपना, अपने इतने जूनियर टाइम से वो चलते आ रहा है. वैदिक टाइम से एस्ट्रोलॉजी है, तो इट्स साइंस. पीपल में बिलीव, पीपल में नॉट बिलीव. वास्तु पीपल में बिलीव, पीपल में नॉट बिलीव. बट सिंस आपने वो लक का बात निकाला है, तो मैंने एक जगह पे बहुत अच्छा एक डेफिनेशन लक का पढ़ा था. व्हाट इज़ लक? लक क्या होता है? कोई बोलता है सचिन तेंदुलकर कितना लकी है, हाँ. शाहरुख खान कितना लकी है, हाँ. कि फिर ये सारे क्रिकेटर्स, ये सारे जो भी बड़े स्टार्स हैं, हाँ, अंबानी है, ये सब कितने लकी हैं. तो मुझे वो डेफिनेशन इतना अच्छा लगा कि व्हेन हार्डवर्क एंड अपॉर्चुनिटी मीट्स दैट, दोनों क्रॉस करते हैं, तो वो पॉइंट जो है इंटरसेक्शन वाला पॉइंट, हार्डवर्क एंड अपॉर्चुनिटी जो मीट करता है, वो लक है. आप हार्डवर्क करते जा रहे हो, हार्डवर्क करते जा रहे हो, बट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही. यू डोंट गेट अपॉर्चुनिटी. आपको अपॉर्चुनिटी मिलती जा रही है, बट आप हार्डवर्क नहीं कर रहे हो. आप कुछ काम ही नहीं करते. भगवान आपको इतने सारे डोर्स ओपन करके दे दिए, आप कुछ कर ही नहीं रहे, आप बैठे ही हो. तो यू विल नॉट बी लकी. बट व्हेन यू डू बोथ द थिंग्स, हार्डवर्क एंड अपॉर्चुनिटी, तो मुझे लगता है वो वहाँ पे आप लकी हो रहे हो. बहुत सारे आपने जो बोला, बहुत सारे कंपनीज में ये है कि ऐसे ही होना चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट ऐसे होना चाहिए, अभी घर में ऐसे ही होना चाहिए, ये फोटो यहाँ पे लगना चाहिए. वो है, पीपल बिलीव एंड एवरीवन वांट्स दैट पॉजिटिविटी. और कहीं डर रहता है कि मैं अगर ये नहीं करूँगा ऐसा कुछ हो गया तो मेरे साथ. तो वो डर भी आपको हो जाता है. कहीं आप लोग को लगता है कि भाई वो डर रह गया, मेरे से ये हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, तो वो समवेयर है. बट इट इज़ लाइकिंग. बट लक, आई फील लक ऐसा कुछ नहीं होता है. लक आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए. फाइनेंस सेक्टर्स का सर फ्यूचर क्या लगता है आपको? एज पर द करंट सिचुएशन, लाइक द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन वेरी हार्ड पॉजिटिवली. लोगों को जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है. आपके हिसाब से आपको क्या लगता है फाइनेंस सेक्टर का क्या फ्यूचर है? देखो, बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो ख़त्म नहीं होगी. वो असेंशियल इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, करेक्ट, ये फार्मेसी और ये सब, हाँ. फिर आपके लीगल वाले हैं. वैसे फाइनेंस इंडस्ट्री भी एक ऐसा इंडस्ट्री है, इसके बिना ग्रोथ हो ही नहीं सकता कंट्री का ग्रो होना है तो फाइनेंस सेक्टर बढ़ना ही, अच्छा ही होना है. और गवर्नमेंट इतने सारे रिफॉर्म्स ला रही है, करेक्ट. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब पहले कैसा था माहौल, बिजनेस करना है तो इतने सारे रिटर्न्स भरने थे, इतने सारे इनकॉर्पोरेशन कंपनी होने के लिए 15 दिन 20 दिन लग जाते थे, अब एक दिन में इनकॉर्पोरेशन हो जाता है. इतने सारे रिफॉर्म्स बहुत अच्छे आ रहे हैं. रेगुलेटर सेबी, आरबीआई कुछ ना कुछ नया लेके आ रही है कि भाई इन्वेस्टर प्रोटेक्ट हो, कंट्री प्रोटेक्ट हो, कंपनी प्रोटेक्ट हो. क्या कर सकते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट कोई लाए तो उसको डिस्क्लोज करना है. इतने सारे रिफॉर्म्स आ रहे हैं. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली इंडिया का ग्रोथ बहुत है, अच्छा है. इंडिया ने इतनी अच्छे प्रैक्टिसेस निकाली है जो बाहर के लोग ने निकाली नहीं है. बाहर की कंट्री सोच रही है कि मैं फॉलो करूँगा. तो ऐसे बहुत सारी रिफॉर्म्स इंडिया लेके आ रही है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ तो बहुत अच्छा है, सबके लिए अच्छा है. जॉब्स भी मिलेगी, फाइनेंस, आपका इंटरेस्ट रेट लो होगा, बहुत सारी चीज़ है. थोड़ा अभी लग रहा है डिफिकल्ट है, बट हो जाएगा अच्छी. तो कोविड के पहले और कोविड के बाद फाइनेंस सेक्टर में, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें, तो क्या चेंजेस आए हैं, कितना इफेक्ट हुआ है? इफेक्ट तो बहुत सारी इंडस्ट्री को हुई कोविड के बारे में. पर्सनल लाइफ लोगों के बिगड़ गए थे, वैसे कॉर्पोरेट लाइफ भी बहुत पीछे चले गए थे. तो गवर्नमेंट ने इतने सारे अच्छे रिफॉर्म्स निकाले थे. बहुत सारी जगह पे गवर्नमेंट ने मोरेटोरियम लेके आए थे एक नया कि भाई इतने टाइम तक इंटरेस्ट पेमेंट स्टॉप हो जाएगा. और गवर्नमेंट अपने आप से रिफॉर्म किए थे. तो कहीं ना कहीं जो पीछे हम लोग हो गए थे, अभी धीरे धीरे हम लोग सर्वाइव हो रहे हैं. अभी जो प्रोजेक्ट फाइनेंस लोन होते हैं, जो भी जो कारण के लिए लोन दिए थे, करेक्ट,
वो कारण के लिए लोन देने के बावजूद मतलब क्या बोलते हैं, टू गिव एन एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि भाई मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए एक लोन दिया था, करेक्ट, वो बनने के लिए, एक बिल्डिंग बनने के लिए। बिकॉज ऑफ कोविड वो इम्पैक्ट हो गया, उसको डिले हो गया प्रोजेक्ट को, तो उसको जो पैसा आने का था, जो पैसा आने से सेल्स होने का था मतलब फ्लैट का, वो सेल्स हुआ नहीं, वो डिले हो गया। तो वो सेल्स का जो रिकवरी पैसा आना था मुझे मिला नहीं, मेरे लोन को, यू नो, धीरे धीरे इम्पैक्ट आया है, वो धीरे धीरे जा रहा है। तो कोविड से फर्क तो बहुत सारा इंडस्ट्री को पड़ गया, बट आई थिंक वो कवर हो जाएगा थोड़े टाइम में। और सर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आई, लाइक अगर हम देखें तो डमी कॉल्स जो आते हैं आजकल बहुत, लाइक बैंकिंग सेक्टर से, हम NBFC से, और बहुत बार ऐसे लोगों को मतलब बेवकूफ़ बनाया गया जाता है दैट आपका लोन पेंडिंग है, XYZ जो भी है। तो इसके बारे में जो RBI सेक्टर है, जो गवर्नमेंट है, व्हाट एक्शंस दे आर टेकिंग? देखो, फिशिंग तो है ना एक ऐसी चीज़ है कि लोग ट्रैप में फंसते ही है, इतने सारे अवेयरनेस क्रिएट होने के बाद भी। अब देखो कि अमिताभ बच्चन खुद आके RBI का बताता है, RBI कहता है करके उन्होंने सीरीज निकाली थी, वैसे म्यूचुअल फंड सही है, यू नो, इतने सारे गवर्नमेंट अपने आप हिसाब से वो कर रहे हैं। पीपल हैज़ टू बी अवेयर। हम लोग क्या सोचते हैं, ग्रीड जब तक जाएगा नहीं ना, ये फिशिंग होते रहेगा, लोग फंसते रहेंगे ये सब चीज़ में। मैं आपको बोलूँगा 3 महीने में आपके पैसे डबल करने वाला हूँ, क्या आपको क्या लगेगा कि भाई 3 महीने में पैसा कौन डबल कैसे होगा? बट मैं वो ग्रिड में फंस जाऊँगा कि नहीं, मुझे 3 महीने में इसके पे हुए तो मेरे भी हो जाएंगे। आप फंसने ही वाले ही हो। ये दबाओ, आपको लॉटरी मिलेगी, कोई लॉटरी फ्री में मिलता नहीं, आप दबाओगे आपके बैलेंस चला जाएगा। तो ना ये सब आप सोचो मत। अर्न मनी इज़ ऑलवेज हार्ड वर्क, आपको मेहनत करना ही है, शॉर्टकट में कुछ होता ही नहीं है, करेक्ट। तो जैसे कि बड़े बड़े लोग हैं, लाइक बिग इंडस्ट्रियल, अगर बिग बिजनेसमैन की बात करें, लाइक उन्होंने बहुत सारे फ्रॉड्स करके जाते हैं जो इंडिया से, तो इसमें बैंकिंग सेक्टर को बहुत इफेक्ट होता है बहुत। तो इसको कवर अप कैसे करती है बैंकिंग सेक्टर, लाइक व्हाट RBI टेक द डिसीजंस ऑन दैट? एक बार पैसा चला गया बाहर तो लाना बहुत मुश्किल है, करेक्ट। तो RBI क्या करता है फिर कि भाई ये जो हुआ है रिपीट नहीं होना चाहिए जी। तो मैं क्या करूँगा, क्या करना चाहिए मुझे, कहाँ हम लोग गलत हो गए थे। तो वो रिफॉर्म्स लाते हैं, दूसरी बैंक्स में लेके आते हैं, लॉज बन जाता है, कानून बन जाता है। और एक बात है कि अपने सब जगह पे एक बंदा गलत हो जाता है ना, तो फिर सब गलत हो जाता है, सब लोग को गलत ही गिना जाता है। एक बंदा चोर निकला है तो फिर ऐसे हो गए सब चोर है, रेगुलेटर ऐसा ही सोचता है, करेक्ट। पर ये होने वाला ही है। मैं कई बार ये सोचता हूँ, ये एक छोटी सी बात निकली है, तब हम लोग देखते प्योर घी, करेक्ट, प्योर गोल्ड, ऐसे सब एडवर्टाइज। एज पर लॉ वी आर नॉट अलाउड टू सेल एडल्टरेटेड, करेक्ट। हम लोग बेच ही नहीं सकते हैं एडल्टरेटेड, पर तो फिर प्योर लिखने का क्या जरूरत है? घी तो घी है, गोल्ड तो गोल्ड है। पर इतना सब हो रहा है कि लॉ इतना अच्छा होने के बाद भी लोग खराब बेच रहा है, और ये प्योर लिखना पड़ रहा है हम लोग को, करेक्ट। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ये एडजेक्टिव और ये सब एडवर्ब रिक्वायर्ड ही नहीं है, बट हम लोग एडजेक्टिव डालना पड़ता है, प्योर तो ही बिकेगा, करेक्ट। वैसा हो गया। Is RBI taking different action now, like जो लोग पैसे का मिसयूज करते हैं, as it is affecting the banking sector a lot, तो इसके लिए RBI नया रूल क्या लेकर आया? नहीं, RBI तो बहुत स्ट्रिंजेंट लॉस कर दिया RBI ने, बहुत सारे चीज़। आपको इतने सारे डिस्क्लोजर्स हो गए, आप किसको लोन दे रहे हो, आप रिलेटेड पार्टी को लोन दोगे, अगर आपकी कोई रिलेटेड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कौन से लेवल पे जाना पड़ेगा, आप कितने करोड़ से के ज़्यादा लोन लेंगे तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इतनी सारी चीज़ RBI लेके आई है, रिफॉर्म्स बहुत सारे आ गए, चेंजेस बहुत सारे आई है लॉज में, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रिंजेंट होते जा रहे हैं लॉ का, करेक्ट। There are a lot of people like जिनको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, they are applying for loans, बट ऐसा बहुत बार हुआ है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं they are not even giving the documentation, बट जो छोटे लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास की बात करें या गरीब लोगों की बात करें, वो अगर डॉक्यूमेंटेशन देते हैं उसके बावजूद भी उनका लोन सैंक्शन नहीं होता। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? ऐसा क्यों होता है फिर? हर जगह पे ऐसा नहीं होता है जो आप बोल रहे हो, वो बहुत सारे केसेस में होगा जहाँ पे मैंने बोला ना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। कोई सैंक्शनिंग जो अथॉरिटी है उसको कुछ कहीं ना कहीं फेवर होता है, तो वो सोचेगा कि बड़ा मुझे मिल रहा है, मुझे कुछ फेवरेटिज्म मिल रहा है, कहीं पे वो उसको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, तब जाके ये सब होता है, करेक्ट। और छोटे लोगों में कैसा रहता है कि वो पास करने के लिए उसको कुछ मोटिवेशन नहीं है, तो ये होता है। बट आई डोंट थिंक वो सब जगह पे ऐसा होता होगा।
आपके ब्लॉग के थ्रू आपने बहुत सारी पॉजिटिविटी बातें कही हैं सर, फ्रॉम मी टू ऑल, सक्सेस के बारे में, हार्डवर्क के बारे में। आप आपके ब्लॉग के थ्रू या पर्सनलाइज आपकी जो इतने साल की एक्सपीरियंस रही है, सक्सेसफुल आपका करियर रहा है जो आगे भी रहेगा, आप हमारे पॉडकास्ट के थ्रू कुछ लोगों को कुछ अच्छा एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगे सर? डेफिनेटली अच्छा मैसेज तो मैं देना चाहूँगा। मैंने रॉबिन शर्मा, जो मैंने बताया मैं बहुत पढ़ता हूँ, तो मुझे एक चीज़ रॉबिन शर्मा की बहुत अच्छी लगी थी, BIW। ओके, यू हैव टू बी BIW। तो व्हाट इज़ BIW? बोलता है कि बेस्ट इन वर्ल्ड, यू हैव टू बी बेस्ट इन वर्ल्ड। तो इसका मतलब कि पूरी दुनिया में मेरे को बेस्ट रहना है? नहीं, आप जहाँ पे वो आपकी दुनिया है। आप घर पे वो आपकी दुनिया है, वो टाइम पे आपकी दुनिया आपका घर है। आप ऑफिस में वो टाइम की आपकी दुनिया आपकी ऑफिस है। तो आपको वो टाइम पे बेस्ट बनना है, करेक्ट। आप शाहरुख खान का इंटरव्यू सुनोगे तो आपको पैशन बहुत बार बोलता है। तो टू बी सक्सेसफुल, ओके, यू हैव टू हैव पैशन, यू हैव टू बी बेस्ट, यू हैव टू गिव बेस्ट, करेक्ट, एंड यू हैव टू थिंक फॉर अदर्स। तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप प्रार्थना करोगे तो आप प्रे करो भगवान के पास, बराबर। आप आपके खुद के लिए प्रे करोगे कि भगवान आप तकलीफ में, तो डेफिनेटली प्रे करना चाहिए, बट आप कोई दूसरे को तकलीफ में देखो, हाँ, तो वो प्रेयर छोड़ के उसको जाके मदद करोगे तो वो असली प्रार्थना है भगवान को, करेक्ट। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन के भाई, लेट अस नाउ बी अबव अस, लेट अस बी स्टार्ट गिविंग बेस्ट, लेट अस स्टार्ट गिविंग डूइंग बेस्ट। लोगों का सोचो, चेंज अपने से होगा। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, जो शिव खेरा ने बोला है। मैं अगर सब मैं अलग ही करता हूँ तो मैं वो रेस में ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं अलग ही कर रहा हूँ। सेम रेस में होके आपको जीतना है तो यू हैव टू डू थिंग्स डिफरेंटली। और चेंज कहाँ से आता है? वो अंदर से ही आता है। तो यू हैव टू चेंज योर सेल्फ फर्स्ट टू ब्रिंग दैट चेंज। सो दैट इज अ मैसेज आई वांट टू गिव ऑल योर व्यूअर्स, एंड आई वांट टू थैंक यू मोनिश भाई कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है विद दिस। हेमंत पंड्या सर, वेरी बिग थैंक यू टू यू सर कि आप हमारे सेकंड पॉडकास्ट का हिस्सा बने। आपके पॉडकास्ट के थ्रू स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, इवन बैंकिंग सेक्टर्स के लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। आपने जो पॉजिटिविटी बातें कही आपके ब्लॉग्स के थ्रू, सर थैंक यू वेरी मच टू बी द पार्ट ऑफ द सेकंड पॉडकास्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मोनिश भाई, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो ये थे हेमंत पंड्या सर, ये था हमारा दूसरा पॉडकास्ट। तो प्लीज़ अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड जितना हो उतना सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही जल्द हम हाजिर होंगे हमारे तीसरे पॉडकास्ट के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।